अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो लाइफ है इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम जो समझते हैं कि जो हमारी कीमती चीज़ है वो हमारा टाइम है। ठीक है, तो टाइम को बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं AWS को, ताकि हमारा जो है ना टाइम जो बच जाए और हमारी सर्विसेज जो है ना कहीं और रन हो रही हो, कोई और इसको मैनेज कर रहा हो। ठीक है, तो हम इसलिए AWS को यूज़ करते हैं, क्लाउड को, ताकि हमारे ऊपर टाइम भी बच जाए। तो सेकंड हमारे पास चीज़ होती है कॉस्ट। कॉस्ट जो है हम चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट कम से कम हो। ठीक है, और हमारी एप्लीकेशंस भी डिप्लॉय हो जाएं, ठीक है, इजीली। तो उसके लिए हमारे पास जो चीज़ आती है, अब आप सब ने AWS यूज़ किया होगा। ठीक है, EC2 वगैरह वर्चुअल मशीन वगैरह बनाई होंगी। ठीक है, तो उसमें उसकी कॉस्ट कितनी होती है, उसके चाहे उसको आप सिर्फ इंस्टेंस को बना दो तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, चाहे उस पर आप कोई काम कर रहे हो या सर्वर डिप्लॉय है या नहीं है, आपने बना ली तो आपका काम जो है ना आपको पैसे पड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारे पास जो AWS या जो मैं सर्वरलेस जो उसकी बात कर रहा हूँ, AWS सैम इसको बोलते हैं, सर्वरलेस एप्लीकेशन मॉडल। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक तो हमारा टाइम इस तरह भी बच जाता है कि हमारे पास सर्वर मैनेजमेंट नहीं आती। ठीक है, तो सर्वर एक तो हमने ये किया कि जो हार्डवेयर मैनेजमेंट थी हमारे पास, सबसे पहले जब हमने AWS यूज़ किया तो हार्डवेयर की जो मैनेजमेंट थी, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे सर्वर डिप्लॉय करते हैं अपना लोकल, ठीक है, तो हार्डवेयर को मैनेज करना, बिजली और ये सब चीज़ें थी, तो हमें उसकी वजह से हमारा टाइम भी वैसे ही फजूल में लग रहा था इन चीज़ों में। ठीक है, तो हमने क्यों शिफ्ट हो गए थे AWS पे, ताकि हार्डवेयर की चीज़ें हमसे रह जाएँ और हम सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर वाली चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। लेकिन अब वो भी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, मिसाल के तौर पे कोई चीज़ हमने डिप्लॉय करनी है तो वो जाहिर सी बात है उसको मैनेज करना, वो अगर मशीन में कोई गड़बड़ आ गई है, उसका इंटरनेट का इशू आ गया है, तो वो डाउन हो गया है सर्वर, तो उसे अप करना, ये सारी मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ गए थे। ठीक है, तो इन इश्यूज़ को कम करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा सिर्फ कोई सर्वर खुद ही मैनेज कर रहा हो, हम सिर्फ उधर कोड डालें और वो रन हो रहा हो, और दैट्स इट। हमें ये इस टेंशन की ज़रूरत ना हो कि सर्वर कभी डाउन हो जाएगा या कभी अप होगा, इस चीज़ की टेंशन से दूर हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास ये सर्वरलेस एप्लीकेशन आती है, तो इसमें हमें फ़ायदा ये भी होता है कि हमारी जो स्केलिंग होती है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। फ्लेक्सिबल स्केलिंग से क्या मुराद है कि आपकी जो अब आपने एक होता है स्केल आउट और एक होता है स्केल अप। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास यूज़र्स ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं तो आप चाहते हो कि आपकी रिक्वेस्ट ज़्यादा अच्छे से हैंडल हो। ठीक है, तो आप बैलेंसिंग करते हो और वो सारा सिस्टम आ जाता है। यहाँ पे जो सर्वरलेस एप्लीकेशंस है उसमें वो खुद ब खुद बैलेंस कर देता है, खुद ब खुद जो है ना आपको बताएगा कि इतनी रिक्वेस्ट आ रही हैं तो अब आपको ये कर लेना चाहिए, और वो बैलेंस उसको स्केल आउट खुद करेगा और फ्लेक्सिबल करेगा। ठीक है, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा। ये हम आगे जाके देखेंगे कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास थर्ड है अवेलेबिलिटी, और ये अब जाहिर सी बात है जब हम इसको मैनेज नहीं कर रहे तो इसकी जो अवेलेबिलिटी होगी वो भी काफ़ी हाई होगी। वो हाई क्यों होगी? क्योंकि हम नहीं मैनेज कर रहे। जब हम मैनेज कर रहे होते हैं तो सर्वर डाउन हो जाते हैं, सर्वर कुछ भी हो जाता है, तो उसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं होती। अक्सर बाद औक़ात जो है ना उसकी अवेलेबिलिटी में इशू आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ना ये सर्वरलेस एप्लीकेशन की तरफ आजकल लोग जा रहे हैं। ये जो हमारे पास लोड बैलेंसर भी होता है, ये क्या उसमें हम क्या करते हैं, डेटाबेस के लिए हम डिफरेंट सर्वर्स बना देते हैं। अब ये क्या फुल एप्लीकेशन A to Z कंट्रोल करेगा, बैक एंड टू फ्रंट? वो उसकी तरफ जब हम इसके मॉडल की तरफ आते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना पावरफुल चीज़ है। मैं मॉडल की तरफ आऊँगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ उसकी जो चीज़ें हैं कि ये कैसे होगा, अभी मैं वो नहीं बता रहा कि ये कैसे होगा। अभी सिर्फ मैं उसकी आपको हम क्यों उसकी तरफ जा रहे हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, बेनिफिट्स उसके बता रहा हूँ। तो अब जो मैंने पहले बात की थी कि नो आइडल कैपेसिटी की, अब मैं बात कर रहा हूँ कि अब वो अगर आपका आइडल पड़ा हुआ है, कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही, तो आपको पैसे नहीं पड़ेंगे। ठीक है, जो मैंने कहा था कि वर्चुअल मशीन है वो आप कुछ सर्वर आप उस पर डिप्लॉय ना भी करो, आपने बनाई हुई है, आपने रिसोर्स क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, तो आपको पैसे पड़ेंगे। ठीक है, इस पे ये होता है कि अगर आपने वो नहीं किया, आपके पास रिक्वेस्ट नहीं आ रही, तो आपको पैसे नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ये आप सोचने वाली बात है कि कैसे होगा, लेकिन मैं फिर आगे जब एक्सप्लेन करता हूँ तो फिर मैं बताता हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम मॉडल की तरफ आएँ तो इसका एक ये बेसिक सा जो मॉडल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो वेब ब्राउज़र नज़र आ रहा है, ये एक किस्म का आपका क्लाइंट है। यहाँ पे क्लाइंट आपसे आके इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है,
अब जो आपका सोर्स कोड है, सोर्स कोड से मुराद ये है कि जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो भी वेब का, ठीक है, वो आप रख देते हो AWS एम्पलीफाई। ये एक किस्म की API है, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप आगे चीज़ों को लिंक करते हो। जैसे इससे आगे AWS एम्पलीफाई के ज़रिए आप गेट को लिंक कर सकते हो। आपने गेट पे डाला HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड, ठीक है, और उसको AWS एम्पलीफाई के ज़रिए अपनी ऐप के साथ लिंक कर रहे हो। अब आपको पता है गेट पे जो चीज़ होती है उसके पैसे नहीं होते, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है। आप गेट लैब पे डाल सकते हो, लेकिन आप S3 पे भी डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन S3 के क्योंकि पैसे हैं, ठीक है, तो लेकिन S3 का हर एक को पता है कि S3 बकेट है और उसमें जो है ना आप अपना डाटा स्टोर करते हो। जैसे एक आपकी हार्ड ड्राइव होती है, उस तरह की आपको, जैसे गूगल की ड्राइव है या फिर वन ड्राइव है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की, तो जिस तरह वो ड्राइव होती हैं, इस तरह AWS ने S3 आपको दिया हुआ है बकेट, यहाँ पे आप अपनी फाइल्स डंप कर देते हो, ठीक है। तो आप अपनी फाइल्स, इनका ये स्टैटिक फाइल्स होती हैं सारी, ठीक है, HTML और ये सारी जावास्क्रिप्ट, ये स्टैटिक फाइल्स हैं, ये आप रख देते हो किसी भी जगह पे जहाँ पे आपकी सेफ हो, ठीक है। फिर AWS के जरिए आप उसको लिंक करते हो अपनी वेब के साथ, जो भी आपके साथ है। और अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपस में लिंक हो के एक सर्वरलेस एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये पैसे नहीं लग रहे, ठीक है। अब सेकंड चीज़ आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा बहुत होगा, Amazon की कॉग्निटो सर्विसेज है। कॉग्निटो सर्विसेज क्या है? ये पूल होता है यूज़र्स का। अब यहाँ पे आपको टेंशन की ये ज़रूरत ख़त्म हो जाती है कि यूज़र्स का मैं जो डाटा सेव कर रहा हूँ तो उसमें इंक्रिप्शन वगैरह और सारी को जो टेक्निक्स हैं, यूज़र का डाटा जो है ना, पासवर्ड्स वगैरह, ठीक है, यूज़र लॉगिन सिस्टम जो है ना, पूरा साइन अप और लॉगिन सिस्टम, वो सारा ये मैनेज करेगा। ऑथेंटिकेशन, ठीक है, वो सारी ये मैनेज करेगा। आपका हेडिक गया, आपने डेटाबेस में सेव करना था और उसको इंक्रिप्ट करना था और ये करना था, कोई डाटा वो यूज़र्स के डाटा कहीं और पासवर्ड ना चले जाए, वो सारी चीज़ें आपका हेडिक गया, ठीक है। तो अब आप देख लो कि ये एक चीज़, फिर ये चीज़ आ गई, ठीक है, तो आप अपने ऊपर से हेडिक हटा रहे हो, ठीक है। थर्ड चीज़ आ जाती है आपके पास, जो एक्चुअल जो आपके पास रिक्वेस्ट आती हैं वो यहाँ से आती हैं API गेटवे पे। ये REST API या API गेटवे है जिसके ज़रिए आपका जो क्लाइंट है इंटरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लाइंट आता है, जो आपकी वेबसाइट होती है, ठीक है, वो यहाँ से जो लिंक होती है वो इसके साथ लिंक होती है, ठीक है, और ये भी इसके साथ लिंक होता है, ठीक है। तो यहाँ से वो आता है API गेटवे में, ठीक है। API गेटवे के पीछे कोई फंक्शन लगा होगा, ठीक है। फंक्शन में क्या होता है, उसके पीछे आगे DB पड़ी हुई है, ठीक है। जो आप बशीर ने जो पहले बात की थी कि हम डेटाबेस बनाते हैं और वो कैसे मैनेज होता है, अब वो भी काम हम किससे ले रहे हैं कि अगर लोड बैलेंसिंग हमने लगाई है, ठीक है, तो वो भी हमारा काम नहीं है, ठीक है, वो भी अब हमने Amazon को दे दिया है कि वो DB मैनेज करेगा, वो लोड बैलेंसिंग लगाए, कुछ भी करे, हमारी टेंशन से वो गई, ठीक है। हमारा काम, हमारे लैम्डा फंक्शन का काम ये होगा, यहाँ पे API का काम ये होगा कि इन चीज़ों को मैनेज करके एक जगह पे वो करे, ठीक है, मतलब ये कि ये सब चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा। अब लैम्डा फंक्शन ये करेगा, ठीक है, कि वो यहाँ से चीज़ें निकाल के लिखे और यहाँ पे कंप्यूटेशन करे, जो भी करनी हो, ठीक है, यहाँ से चीज़ें निकाल के लेके कंप्यूटेशन करें और इसके साथ मिक्सअप करें और एट द एंड आपको यहाँ से रिजल्ट दे दे यहाँ पे क्लाइंट पे। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको ये जो लैम्डा फंक्शन है ये बहुत पावरफुल है यहाँ पे, ठीक है। ये सारा मैनेज कर रहा होता है कि आपकी क्या चीज़ कहाँ से आएगी और कहाँ से मैनेज होके एट द एंड उसने API गेटवे को देनी है, API गेटवे आपको क्लाइंट को दे देगा, ठीक है। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है इसमें हमारा हेडिक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। और API गेटवे के पास ये होता है कि API गेटवे पर डे के हिसाब से इतनी रिक्वेस्ट हैंडल करता है, या एक सेकंड में आई थिंक 1000 रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं, या इस तरह जैसे जैसे आप उस, जैसे मैंने कहा था कि फ्लेक्सिबल स्केलिंग, जैसी वो रिक्वेस्ट ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको स्केल अप कर देगा, वो स्केल आउट कर देगा आपको, और ये स्केलिंग बढ़ेगी उस हिसाब से जिस हिसाब से आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। तो एक सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं, ठीक है, तो वो सब ये API गेटवे जो है ना वो, और एक दिन में कितनी रिक्वेस्ट हैंडल करता है, तो वो सारा आप यहाँ से मैनेज करोगे, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट आपके पास यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई वर्चुअल मशीन हो, वर्चुअल मशीन, तो वर्चुअल मशीन में यही होता है कि आपके पास वर्चुअल मशीन में कि आपके पास वो खुद हैंडल करनी पड़ती है। सपोज आपके पास अगर API गेटवे में
ठीक है। वर्चुअल मशीन में आपके पास सर्वर है और वो डाउन हो गया है, या उसके पास एकदम से 1000 रिक्वेस्ट आ गई हैं, ठीक है, तो आपका सर्वर डाउन हो गया, आपने नया सर्वर बना लिया है, लेकिन अगले दिन कम रिक्वेस्ट आ गई हैं, ठीक है, या अगले दिन कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, ठीक है, तो आपको तो पैसे फिर भी 2 सर्वर्स के पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एपीआई गेटवे में अगर रिक्वेस्ट नहीं आई, वो रिक्वेस्ट बेस पे आपको पैसे चार्ज करेगा, कि अगर आज 1000 रिक्वेस्ट आई हैं, 2000 रिक्वेस्ट आई हैं, तो जितनी रिक्वेस्ट आएंगी उतनी आपके पास पैसे चार्ज करेगा वो, ठीक है, उसके अलावा वो पैसे चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। अगर तो इसमें यहाँ पे जो हमें फ़ायदा होता है, यहाँ पे वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, कॉस्ट रिडक्शन इतनी कम है, ठीक है, कि अगर सपोज़ अगर किसी ने एप्लीकेशन बनाई है और वो कहे कि यार पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि वो यहाँ पे डिप्लॉय करे, सर्वरलेस एप्लीकेशन डिप्लॉय करें, ताकि उसको कॉस्ट के वो ना पड़े, और यहाँ पे सिर्फ वो कोड के ऊपर फोकस हो, ना ही वो जो है ना मशीन्स के ऊपर, सर्वर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस हो, बल्कि वो सिर्फ मैनेज कर रहा हो अपने कोड को, कि अच्छा मैंने और एप्लीकेशन के डिज़ाइन को, ये 2 चीज़ों पे फोकस होगा, ना कि उसकी डिफरेंट चीज़ों पे फोकस होगा। अच्छा, अगर हमारे पास क्लाइंट आता है जिसका ऑलरेडी बिल्ट इन है डेटाबेस पूरी एप्लीकेशन, वो कहता है मैंने इस पे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ये ज़्यादा वो नहीं होगा कि हमें डेटाबेस में डाटा ट्रांसफ़र करना। हाँ, लेकिन अब अगर वो इस तरह की कोई चीज़ आ जाता है कि डेटाबेस में वो, फिर हम उसका वो चेक कंपैटिबिलिटी चेक करें कि अमेज़ॉन उस चीज़ को, उस डीबी को, जो भी डीबी है उसके साथ वो किस तरह जो है ना लिंक बना के हम अपने काम को कम से कम कर, थोड़ा बहुत वो आएगा कि जब आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है तो बड़ी वो चीज़ें होती है, लेकिन अमेज़ॉन ने इतनी ज़्यादा सर्विसेज दी हुई हैं, उसके अगर आप उसको जाके चेक करोगे तो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी कि कोई भी डीबी हो, आप उसको कैसे जो है ना वो ट्रांसलेट कर लें अमेज़ॉन की जो डायनेमो डीबी है उसके साथ, ठीक है, तो उसमें बहुत सी फंक्शंस होंगे, ठीक है। और ये जो एम्पलीफाई है, पहले लोग इसकी जगह S3 यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने AWS एम्पलीफाई का फंक्शन बना दिया है, ये बहुत अच्छा, मतलब कि इन्होंने एक फंक्शन बनाया है जिसको आप ये गिट लैब, गिट हब और हर चीज़ के साथ लिंक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से AWS एम्पलीफाई ने बहुत ज़्यादा इसको पावर दे दी है, वरना आपको S3 पे डालना पड़ता तो वहाँ पे भी आपको पैसे चार्ज हो रहे थे, ठीक है, तो वो बकेट्स के पैसे आपके पास आ रहे थे। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ आई है, जो स्टैटिक वेब होस्टिंग है, वो मैंने बता दिया कि ऊपर हम उस पर कर रहे थे S3 पे, ठीक है, और उसके बाद जो हमारी यूज़र मैनेजमेंट है वो कहाँ पे हो रही थी, हमारी AWS कॉग्निटो में हो रही थी, ठीक है, जो कॉग्निटो सर्विसेज है वहाँ पे हम कर रहे थे। और हमारे पास सर्वरलेस बैकएंड है। सर्वरलेस बैकएंड से क्या मुराद है कि कोई वर्चुअल मशीन हमने नहीं बनाई, कोई हमने डॉकर सेटअप नहीं किए, कोई हमने जो है ना कुबरनेटिस सेटअप नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ एक API गेटवे बनाया, लैम्डा फंक्शन बनाया। लैम्डा फंक्शन, अब लैम्डा फंक्शन जहाँ पे पड़ा हुआ है उसके पड़े होने के चार्जेस नहीं है, वो जब कॉल होगा जब चार्जेस है, ठीक है, तो उसके पड़े होने के कोई चार्जेस नहीं है, वो आइडल पड़ा रहे उसके कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पावर मिल गई। और रेस्टफुल API वो जो हमारी API गेटवे है जिसके ज़रिए वो हमारे ऊपर वो जो रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की वो उसको हैंडल करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बना के हमारे पास अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम कोड ओरिएंटेड हो गए हैं, ठीक है, और कॉस्ट रिडक्शन हो गई है हमारे पास, ठीक है, और कॉस्ट हम पे कर रहे हैं उस टाइम पे जब हमें कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट आ रही है, उस टाइम पे हम पे कर रहे हैं। तो ये इसकी बहुत, मतलब कि आजकल लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग वो कहते हैं कि अभी भी हम सर्वर को मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है, उनके कुछ अलग वो होंगे कि वो मतलब कि सिक्योरिटी इश्यूज़ होंगे तो वो अभी भी करते हैं, लेकिन जो रेगुलर जो लोग कस्टमर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी मैनेजमेंट वो खुद ना करें और वो किसी के ज़रिए करवाएं, तो अमेज़ॉन के ज़रिए वो चाहते हैं कि वो करवाएं। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? मतलब ऑटोमेशन की आपने बात की ना, तो जाहिर सी बात है इसकी तो कोई ड्रॉबैक्स तो होंगे ना, मतलब आप सब कुछ अपने आप को काइंड ऑफ निकाल रहे हो ना, तो उसके मतलब क्या किस किस्म की चीज़ को हमें मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि मतलब सर्वर है तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ सर्वर डाउन हो गया, हमें मैसेज आ गया कि सर्वर डाउन है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है इसमें? वर्स्ट केस सिनेरियो इसमें मैंने अभी तक नहीं देखा कि वर्स्ट केस इसमें सिनेरियो एसएच कोई आया हो कि आपका, क्योंकि जब आप मैनेज कर रहे होते हो ना चीज़ें, तो फिर वहाँ पे वर्स्ट केस यही हो सकता है कि आपका कोड सही नहीं लिखा हुआ, ठीक है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूज़र की गलती, हमारी गलती हो सकती है, या तो ये हो कि अमेज़ॉन पे पूरे पे बम गिर जाए, ठीक है, और जो है ना वो अमेज़ॉन की सर्विसेज बंद हो जाएं। वर्स्ट केस ये हो सकता है, मतलब कि बम गिरने से मुराद दिया कि उनकी कोई इंटरनल इश्यूज आ जाएं, ठीक है, तो वो इस तरह की कोई इशू हो सकता है। अदरवाइज़ हमारे एंड पे मसले हो सकते हैं, ठीक है, कि कोड में कोई चीज़ हमने सही नहीं लिखी, कोई चीज़ लिंक सही नहीं कर पाए, ठीक है, ये इश्यूज आ सकते हैं, या कोई चीज़ हमने हैंडल नहीं की सही, एक्सेप्शन हैंडल नहीं की हुई सही तरह से, ठीक है, वो पहले नहीं आ रही थी, 1 महीने में नहीं आई, ठीक है, 1 महीने बाद ऐसी वो इरेज हो गई, एरर इरेज हुआ, ठीक है, तो हमने हैंडल आउट नहीं किया हुआ था, ठीक है, लेकिन जो हेडिक पहले थे वो हमने सारे अमेज़ॉन को दे दिए, तो अमेज़ॉन जाने और वो अच्छे से करना जानता है, हमें इतना पता है, ठीक है, वो सिर्फ कुछ सूरतों में मतलब है कि उनके इंटरनल इश्यूज ना हो, जो बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपके अमेज़ॉन में जो है ना इस तरह का कोई सीन हो जाए कि उनका पूरा सिस्टम बंद हो जाए, तो वो बहुत रेयर केसेस हैं। तो लेकिन उनके क्योंकि वाइडली वो है चीज़ें हैं, मतलब है कि उनके जो वो है डाटा सेंटर्स हैं वो बहुत डिफरेंट जगहों पे आपका डाटा जो है ना वो डिफरेंट जगहों पे पड़ा होता है, तो आपको ज़रूरत नहीं होती कि जो है ना आपको इस चीज़ की टेंशन लेनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये कि जिस तरह हम रोबोट को ट्रेन करते हैं ना, कि मतलब उसको हमें एक एक चीज़ बतानी, जिस तरह बच्चों को बताते हैं, तो हमें अपनी स्क्रिप्ट को इतना अच्छा लिखना पड़ेगा कि कोई एरर वगैरह के चांसेस आ ही ना दे, मतलब फिर हमें सब कुछ जो हम कर रहे थे हम स्क्रिप्ट के थ्रू उसको मैच कर रहे हैं। वो दरअसल आपको एक टेम्पलेट भी आपको दे देते हैं, ठीक है, कि टेम्पलेट ये है, क्योंकि आजकल हर चीज़ फ्रेमवर्क के थ्रू चल रही है, ठीक है, हर चीज़ का एक फ्रेमवर्क है। आप पाइथन पे काम करो, आप मतलब कि रिएक्ट पे काम करो, रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है, नोड का एक फ्रेमवर्क है, हर चीज़ का फ्रेमवर्क है, ठीक है। जब आप फ्रेमवर्क के थ्रू काम कर रहे होते हो तो उन्होंने उस फ्रेमवर्क के लिए डिज़ाइन की हुई है चीज़ें, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ें डिज़ाइन की हुई है, जो लैम्डा फंक्शंस बनाए हुए हैं, लैम्डा फंक्शन हर ऐप के लिए बनाया हुआ है, हर टेक्नोलॉजी, हर लैंग्वेज में तकरीबन बनाया है, नोड भी बनाया हुआ है, उसमें जो है ना पाइथन के लिए भी बनाया है, फ्लास्क के लिए, और हर चीज़ के लिए, रिएक्ट के लिए भी किया हुआ है, हर एक फ्रेमवर्क को उन्होंने तकरीबन किया हुआ है। तो अब आपको वो फ्रेमवर्क सीखने की ज़रूरत है। जब आपको फ्रेमवर्क आते हैं तो आप इजीली काम कर सकते हो। बस अगर आपको फ्रेमवर्क नहीं आते, ठीक है, और आप किसी और तरीके से डिप्लॉय करना चाहते हो, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि वो ये सिर्फ हमारे एंड में इशूज़ है ना। और अब देखिए, आप सिर्फ आप ये सोच रहे हैं फ्रेमवर्क का, आप और कुछ नहीं सोच रहे, दैट्स इट, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? नेक्स्ट जो है ना, मैं इस पर आपको डिप्लॉयमेंट जो है ना पूरी डिटेल से बताऊंगा कि मैंने एक सिस्टम डिप्लॉय किया तो वो कैसे डिप्लॉय किया, तो उसकी जो है ना डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ये सिस्टम पूरा चलता कैसे है, ठीक है। आपने कास्ट रिडक्शन की बात की ना, कि कास्ट रिड्यूस बहुत हो जाता है, लेकिन इसमें यह है कि आपने वो पिछला वाला स्लाइड दिखाया ज़रा, इसमें आपका जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोई कोड हो ना, वो कहीं पड़ा होगा ना, लाजमी बात है, GitLab पे या GitHub पे, और यहाँ से AWS एम्पलीफाई वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा। अब इसमें बहुत सारी स्टेप्स आ गई है, उसके बाद वो कॉग्निटो पे आता है, फिर API गेटवे पे आता है, फिर लैम्डा, फिर DB, तो ये 5 स्टेप्स है उसमें। तो परफॉर्मेंस के कोई इश्यूज आएगा इसमें, क्योंकि आपका सर्वर जो होता है ना, उसका पीछे जो API होता है वहाँ पर ही ऑथेंटिकेशन हो जाती है, वहाँ पर ही बस सर्वर रिक्वेस्ट, बस 2 ही मिनिमम वो रिक्वेस्ट जाते हैं, यहाँ पर 5-6 हो गए, तो इसके परफॉर्मेंस पे कोई इशू आएगा? सिर्फ जो इसमें जो इश्यूज अभी जो बात हुई है, जो हमें अगर अमेज़ॉन की आप S3 यूज़ कर रहे हो ना, अब इसमें डिफरेंट इश्यूज हैं। अगर S3 के ऊपर आपका पड़ा हुआ है और उसी डाटा सेंटर में पड़ा हुआ है, जिसमें आपकी ये लैम्डा फंक्शन और सारा कुछ उसी में पड़ा हुआ है, अब सिर्फ उस टाइम पे तो आपको पता है कि वहाँ पे स्पीड फास्ट है, ठीक है, उसी डाटा सेंटर में, तो आपको उसमें तो स्पीड के इश्यूज नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर आपका कोड कहीं और गिट पे पड़ा हुआ है तो वहाँ से फिर इश्यूज आ सकते हैं, कि जाहिर सी बात है वहाँ से रिक्वेस्ट करना और वहाँ से लेके आना। S3 में भी होना, फिर ये 4-5 स्टेप ये तो लाजमी होंगे ना, और आपके पास वो जो रेस्ट API जिस तरह एक्सप्रेस हो गया ना, वहाँ पर आपके पास मिडलवेयर है, बस वही पे ही ऑथेंटिकेशन हो जाती है एक स्टेप में, एक ही फंक्शन में, और बस मतलब 2 ही रिक्वेस्ट है ना, और यहाँ पर 5-6 है, तो लाजमी कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होगा। वो जो AWS एम्पलीफायर है, उसने क्या करना है, सबसे पहले जब यूज़र वेबसाइट पे आएगा, सबसे पहले वहाँ से लोड होगा, फिर वहाँ से रिक्वेस्ट उधर नहीं जाएगी,
HTML से जो भी जावास्क्रिप्ट स्टोर रिक्वेस्ट जाएगी वो कहाँ से जाएगी, Amazon की कॉग्निटिव टैब पे जाएगी API गेट से ना। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, स्टेप से आगे जा रहा है, 4-5 वो है आपके पास। देखो इसमें यहाँ पे है आपकी रिक्वेस्ट आई, आपको जो गेटवे है ये आपको अंदर आने का रास्ता दे रहा है आपके क्लाइंट को। यहाँ से रिक्वेस्ट इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। यहाँ से पहले रिक्वेस्ट जाएगी, ये आके इसको शो करेगा ये वाला पेज, ठीक है, फर्स्ट रिक्वेस्ट में। अब पेज शो करेगा तो यहाँ से ऑथेंटिकेशन होगी, ठीक है। रिक्वेस्ट जा रही है, लेकिन वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपका सर्वर, वैसे भी आप सर्वर जब डिप्लॉय करते हो, ठीक है, तो एक मशीन पे आप क्या रखते हो, DB रखते हो, दूसरी मशीन पे रखते हो मतलब कि ऐप की एप्लीकेशन पड़ी होती है, तो वो भी आप 2 मशीन्स पे रखते हो, तो ऑलमोस्ट 2-3 रिक्वेस्ट तो फिर भी आपकी जा रही होती है, ठीक है। हाँ, और फिर वो इवन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं रिक्वेस्ट, ठीक है, जब आपके वो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये हेडिंग अमेज़ॉन का है, ठीक है, और अमेज़ॉन में मैं जो बात कर रहा हूँ कि अमेज़ॉन के इंटरनल उसमें अगर आपके डाटा सेंटर एक ही है तो वहाँ पे स्पीड के इतने इश्यूज़ नहीं हैं, वहाँ पे जो कनेक्शंस हैं उसमें इतने इश्यूज़ नहीं है अगर आपका डाटा सेंटर एक ही है, ठीक है। उसे रिक्वेस्ट बाहर नहीं लेके जानी। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके गिटहब पे या किसी ऐसी चीज़ पे पड़ा हुआ है जो उसको बाहर से लेके आनी पड़ रही है चीज़, तो वहाँ पे फिर वो रिक्वेस्ट जाना और आना उसके इश्यूज़ हैं, उसमें बात भी सही है। हाँ, उसमें मैं कह सकता हूँ कि उसमें वो जो है ना वो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए। लेकिन अगर आप अमेज़ॉन की ही S3 यूज़ कर रहे हो, अमेज़ॉन का ही कॉग्निटो यूज़ कर रहे हो, अमेज़ॉन का ही API गेटवे लैम्डा फंक्शन, और वो एक ही जगह पे एक ही डाटा सेंटर में है, ना कि आपका एक ईस्ट एशिया में पड़ा हुआ है, एक अमेरिका में पड़ा हुआ है, तो फिर तो जाहिर सी बात है वो जो है ना रिक्वेस्ट की होगी और वो इश्यूज़ आएंगे, फिर भी आएंगे, क्योंकि आपको यहाँ से एशिया से भेजना अमेरिका सर्वर पे, वो मतलब कि डाटा सेंटर में, और वो सारे इश्यूज़ आएंगे। लेकिन अगर आपका यहीं पे एक ही जगह पे है, तो वहीं पे अब जैसे ये कमरे में मैनेज हो रहा हो, यहाँ पे हमारा यहीं पे कॉग्निटो पड़ा हो, यहीं पे एम्पलीफाई का वो S3 पड़ा हो, ठीक है, जिस S3 के ज़रिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहीं पे सब कुछ पड़ा हो, तो यहाँ पे मैंने एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया, तो बहुत आसान है। ना कि मैं दूसरे कमरे में रखूँ फिर एक तीसरे कमरे में रखूँ, ठीक है, फिर उधर से कनेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है वो स्लो हो जाएगा, वो रिक्वेस्ट स्लो हो जाएंगी। लेकिन अगर अमेज़ॉन के अंदर रहे तो उसकी मैंने अभी तक फील नहीं किया, लेकिन वो बड़ी इजी जो है ना रिक्वेस्ट फास्ट होती हैं, ठीक है। हमारे कनेक्शन स्लो होते हैं, लेकिन उनके जो है ना उनकी, ठीक है, वो फास्ट होते हैं। आप जो आपस में कनेक्शंस हैं, तो वो अमेज़ॉन के अंदर एक है कि अमेज़ॉन किसी को वो कर रहा है, उसकी इंटरनेट की स्पीड वो अलग है। अमेज़ॉन के अंदर तो मतलब कि स्पीड का कोई इतना इशू नहीं आ सकता, इसमें जो है ना ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हम इसको डिप्लॉय करके हम चेक करेंगे कि इसमें डिप्लॉयमेंट में क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है। ये नॉर्मली बात की बड़ी सी बात नहीं है, कहा है ना ये मसले आते हैं।